नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में गहरे उतर रहे हैं वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी भी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम। हमारे पास उनके जीवन के कुछ कह सकते हैं अहम पड़ावों के अंश हैं। उनकी शुरुआती संघर्ष, शिक्षा की जो यात्रा थी और फिर एक नेता के रूप में वो कैसे उभरे। आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी उपलब्धियां गिनाना नहीं है, बल्कि उस इंसान को समझना है। मतलब उस संघर्ष जिसने उन्हें वो बनाया जो वो थे, कैसे वो लाखों लोगों की आवाज बने। सही बात है, व्यक्ति को समझना जरूरी है। अक्सर जब हम डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुनते हैं तो सीधा संविधान निर्माता वाली छवि दिमाग में आती है। हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें वैसे ही जानते हैं। लेकिन आज हम उस भीमराव से मिलेंगे जिसने बचपन में ऐसा भेदभाव झेला जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिलचस्प बात यह भी है, कहते हैं उनके जन्म से पहले ही एक साधु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक बड़ा होकर दुनिया में नाम कमाएगा। अच्छा, ये तो रोचक बात है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश। पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। माँ भीमाबाई जी। घर में उन्हें प्यार से भीम बुलाते थे। और पिता रामजी वो चाहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़ें। शिक्षा पर जोर था। हाँ, बहुत। घर में रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते थे, भक्ति गीत गाते थे। तो एक तरह से देखें तो घर का माहौल काफी अच्छा, पढ़ाई और संस्कार वाला था। मतलब एक पौष्टिक माहौल था घर के अंदर। बिल्कुल। लेकिन घर के चारदीवारी के बाहर की दुनिया वो बिल्कुल अलग थी। हाँ, यहीं से मुश्किलें शुरू हुई होंगी। बहुत छोटी उम्र में भीमराव को ये एहसास होने लगा था कि उनके साथ एक घटना है जो उनके जहन में लगता है हमेशा के लिए बस गई। गर्मी की छुट्टियां थीं। वो अपने भाई और भतीजे के साथ पिता से मिलने गोरेगांव जा रहे थे। अच्छा। ट्रेन से उतरे पर पिता स्टेशन पर थे नहीं। बच्चे इंतजार करते रहे। अच्छे कपड़े पहने थे, साफ सुथरे थे, बोलने में भी विनम्र। जी। स्टेशन मास्टर ने पूछा कौन हो। भीम ने सहजता से बता दिया हम महार हैं। और बस। हाँ, बस इतना सुनना था कि स्टेशन मास्टर के चेहरे पर जैसे घृणा आ गई। वो फौरन पीछे हट गया। जैसे कुछ छू लिया हो गलत। बिल्कुल, मानो किसी अपवित्र चीज को छू लिया हो। अब उन्हें बैलगाड़ी चाहिए थी आगे जाने के लिए, लेकिन कोई गाड़ीवान तैयार ही नहीं, क्योंकि वो अछूत थे। हाँ, उनकी गाड़ी भ्रष्ट हो जाती। बड़ी मुश्किल से एक तैयार हुआ, लेकिन शर्त पर किराया दुगना लगेगा। अच्छा। और गाड़ी बच्चों को खुद चलानी होगी। वो गाड़ीवान पैदल पीछे चलेगा। अरे बाप रे। मतलब वो गाड़ी में बैठेगा भी नहीं। भीमराव पूरी यात्रा सोचते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके साथ ये सुलूक क्यों, पर समझ नहीं आया। ये घटना सिर्फ एक बच्चे के साथ हुआ बुरा बर्ताव नहीं है, ये उस वक्त के समाज का कह सकते हैं एक एक्सरे है। सही कहा। सोचिए, एक फौजी ऑफिसर के पढ़े लिखे सलीकेदार बच्चे और उनके साथ सिर्फ उनकी जाति के नाम पर ऐसा हो रहा था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसी घटनाएं इंसान को तोड़ भी सकती हैं और गढ़ भी सकती हैं। अंबेडकर के मामले में शायद इसी अपमान ने, इसी दर्द ने उनके अंदर उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की पहली चिंगारी जलाई होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये तो माननीय गरिमा पर सीधा हमला था। और स्कूल का अनुभव कैसा रहा होगा? वो तो शायद और भी कठिन था। हाँ, वहाँ भी किस्से कम नहीं है। सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला तो मिल गया, पर क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। क्या क्लास के अंदर नहीं? उन्हें दरवाजे के पास बाहर बैठना पड़ता था, जहाँ बाकी बच्चे जूते चप्पल रखते थे। ओह। और बैठने के लिए टाट पट्टी भी घर से लानी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल की पट्टी को वो छू नहीं सकते थे, वो अपवित्र हो जाती। अविश्वसनीय लगता है आज ये सुनकर। एक बार तो गणित की टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया। भीम खुश होकर आगे बढ़े। हाँ। लेकिन पूरी क्लास चिल्लाने लगी। क्यों? क्योंकि उनके खाने के डिब्बे ब्लैक बोर्ड के पास रखे थे। अरे, मतलब छूने से नहीं, सिर्फ पास आने से ही? हाँ, उन्हें डर था कि भीम के वहाँ आने से या शायद सिर्फ उसकी परछाई पड़ने से ही उनका खाना खराब हो जाएगा। और टीचर ने क्या किया? टीचर को भी बच्चों के आगे झुकना पड़ा। भीम को वापस भेज दिया गया। ये बहुत गहरा असर डालता होगा मन पर। और सोचिए, जब संस्कृत पढ़ने की इच्छा जताई तो साफ मना कर दिया गया। क्यों? जवाब मिला, ये देववाणी है, ये शूद्रों के पढ़ने के लिए नहीं है। उन्हें मजबूरन फारसी लेनी पड़ी। लेकिन वो रुके नहीं शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी लगन ही थी कि बाद में उन्होंने खुद ही संस्कृत पर महारत हासिल की। कमाल है। पर हाँ, इसी मुश्किल दौर में एक कह सकते हैं सकारात्मक बात भी हुई। स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम भी अंबेडकर था। अच्छा। वो भीम की प्रतिभा से काफी प्रभावित थे, उन्हें स्नेह भी देते थे, और कहा जाता है कि उन्हीं के कहने पर भीम के पिता ने स्कूल रजिस्टर में उनका उपनाम सकपाल से बदलकर अंबेडकर लिखवाया था। ओह अच्छा, तो ये नाम वहां से आया, उनके गांव अंबाड़वे के नाम पर। हाँ, जो उनके पैतृक गांव अंबाड़वे पर आधारित था, और फिर यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। निजी जिंदगी में भी उथल पुथल चल रही थी। माँ की मृत्यु हो गई थी, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। भीम अपनी माँ को बहुत याद करते थे और इस बदलाव से काफी दुखी थे। स्वाभाविक है। एक दिन हताशा में उन्होंने बॉम्बे भाग जाने का फैसला किया। पैसों की जरूरत थी तो चुपके से अपनी चाची का बटुआ निकाला, लेकिन उसमें मिला क्या? सिर्फ आधा आना, एक बहुत ही छोटा सिक्का। उन्हें खुद पर इतनी शर्म आई, इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने वो सिक्का वापस रख दिया। अच्छा किया। और उसी पल एक संकल्प लिया कि अब किसी पर निर्भर नहीं रहना है, खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। वाह। कहते हैं इस एक छोटी सी घटना ने, उस अपमान बोध ने उन्हें पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। ये वाकया उनके चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। देखिए, अपमान से जो ग्लानि पैदा हुई, उसे उन्होंने किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। सही बात। बल्कि उसे एक रचनात्मक ऊर्जा में बदल दिया, आत्मनिर्भर बनने की ऊर्जा। और यहीं से मुझे लगता है शिक्षा उनके लिए सिर्फ ज्ञान पाने का जरिया नहीं रही, बल्कि एक हथियार बन गए। बिल्कुल, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का हथियार। उनके पिता का बम्बई आकर मेहनत करना, रात में भीम को जगाकर पढ़ाना क्योंकि दिन में शोर होता था, ये सब दिखाता है कि परिवार में शिक्षा का कितना ज्यादा महत्व था। और भीमराव ने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। मैट्रिक पास करना, उस जमाने में अपने समुदाय से ऐसा करने वाले वो पहले थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए, और यहीं पर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, उनकी छात्रवृत्ति। जी हाँ, उनकी स्कॉलरशिप अंबेडकर के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। पहले बीए के लिए, फिर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए। महाराजा ने उनकी क्षमता को पहचाना। बिल्कुल, और उन्हें वो अवसर दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। ये बात इस विचार को बल देती है कि प्रतिभा को अगर अवसर मिले तो वो सामाजिक बाधाओं को पार कर सकती है। बिल्कुल सही। और महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति ने ही अमेरिका का रास्ता खोला उनके लिए। 1913 में वे न्यूयॉर्क पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक। हाँ, विषय क्या क्या थे? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र। सोचिए, ज्ञान का कैसा खजाना। सब एक साथ। और सिर्फ 2 साल में एमए, फिर पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया एज हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। कमाल की गति थी। इसके बाद वो गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE, वहां भी दाखिला लिया, लेकिन स्कॉलरशिप का समय पूरा हो गया और उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा। अच्छा, तो पढ़ाई अधूरी रह गई उस वक्त। हाँ, उस वक्त। और भारत वापसी के बाद बड़ौदा का अनुभव, वो शायद पहले के अपमानों से भी ज्यादा चुभने वाला था। बड़ौदा में, जहाँ के महाराजा ने उन्हें पढ़ने भेजा था। हाँ वही। अनुबंध के मुताबिक उन्हें बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी। महाराजा ने उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे काफी ऊंचे पद पर नियुक्त भी किया। पद तो अच्छा था। हाँ, एक युवा जिसके पास अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट थी, जो बेहतरीन प्रशिक्षक था। लेकिन हुआ क्या? वही भेदभाव। बिल्कुल। दफ्तर में क्लर्क फाइलें फेंक कर देते थे, छूने से बचते थे। अरे, चपरासी पानी तक नहीं पिलाता था, पीने का पानी भी घर से लाना पड़ता था। मतलब ऑफिस में भी, इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बाद भी। हाँ, और रहने का ठिकाना, शहर में कोई घर या कमरा देने को तैयार नहीं था। हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भी नहीं। ये तो बहुत ही बुरा था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से एक पारसी सराय में कमरा मिला, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। हाँ, लेकिन ये झूठ कितने दिन चलता? कुछ ही दिनों में सुबह सुबह लाठियों से लैस कुछ पारसी लोग वहां आ धमके। क्यों? उन्हें पता चल गया था कि ये आदमी अछूत है। उन पर सराय को अपवित्र करने का आरोप लगाया और कहा कि शाम तक कमरा खाली कर दो, वरना। हद है। उन्होंने महाराजा तक बात पहुंचाने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही। अपमानित और हताश उन्हें नौकरी ज्वाइन करने के सिर्फ 11 दिन बाद बड़ौदा छोड़कर बॉम्बे लौटना पड़ा। सिर्फ 11 दिन? हाँ, क्या विडंबना थी। मतलब दुनिया की बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद भी
अपने ही देश में जाति का जहर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सही। बॉम्बे आकर उन्होंने सोचा कि स्टॉक और शेयर ब्रोकर का काम शुरू करें। पर जैसे ही लोगों को उनकी जाति पता चलती, लोग कतराने लगते होंगे। हाँ, वे दूर हो जाते। हाँ। वो कोशिश भी नाकाम रहे। ये बड़ौदा का जो प्रकरण है, ये उनके जीवन का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था, मुझे लगता है। विदेश में जहां उन्हें बौद्धिक सम्मान मिला, जहां जाति का वो दंश नहीं था, वहां से लौटकर अपने ही देश में ऐसा तीव्र अपमान झेलना, हाँ, इसने शायद उनके मन में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी कि सिर्फ व्यक्तिगत योग्यता या शिक्षा हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। जब तक समाज की ये जो संरचना है ये नहीं बदलेगी, जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक असली समानता आ ही नहीं सकती। सही। और यहाँ ये भी देखने लायक है कि इतनी लगातार ठोकरें मिल रही थीं, इतना अपमान हो रहा था, लेकिन वो टूटे नहीं। हाँ, उनका लचीलापन गजब का था। बिल्कुल, उनकी जिजीविषा अद्भुत थी। हर अपमान ने शायद उनके संकल्प को और मजबूत ही किया कि इस व्यवस्था को बदलना ही होगा, अब लड़ना ही होगा। सही कहा आपने। और इसी संकल्प के साथ उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक अकादमिक नहीं रहे, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक नेता बनने की राह पर चल पड़े। जी। 1918 में वे बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने। अच्छा, पढ़ाने लगे फिर से? हाँ, छात्रों में वे बहुत लोकप्रिय थे, एक बेहतरीन शिक्षक माने जाते थे। पर यहाँ भी विडंबना देखिए, स्टाफ रूम में जो दूसरे प्रोफेसर थे, वो उनके लिए रखे पानी के जग को छूने से कतराते थे। स्टाफ रूम में भी? हाँ, इसी दौर में उन्होंने महसूस किया कि दलितों की आवाज को एक मंच देना बहुत जरूरी है। तो 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम का एक मराठी पाक्षिक अखबार शुरू किया। मूक नायक यानी गूंगों का नेता या आवाज? बिल्कुल। अब वो सिर्फ विद्वान नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाने वाले नेता बन रहे थे। सम्मेलनों में जाना, भाषण देना, लोगों को संगठित करना, ये सब शुरू हो गया। और फिर शायद अपनी अधूरी पढ़ाई का भी ध्यान आया होगा। हाँ बिल्कुल। कुछ मित्रों और कोल्हापुर के शाहू महाराज की मदद से वे 1920 में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने लंदन वापस जा पाए। अच्छा, दोबारा गए? हाँ, और 1923 तक उन्होंने न सिर्फ LSE से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हासिल की, उनकी वो प्रसिद्ध थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर, जी बहुत मशहूर किताबें हों, बल्कि ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। यानी अब वो डॉक्टर भी थे और बैरिस्टर भी। हाँ, और शायद LSE से अर्थशास्त्र में DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पाने वाले वो पहले भारतीय थे। पहले भारतीय? वाह। अब अंबेडकर पहले वाले अंबेडकर नहीं थे। अब वो विश्व स्तरीय शिक्षा, कानून की गहरी समझ और एक बहुत प्रभावशाली वकालत के कौशल से लैस थे। अब वो बराबरी पर खड़े होकर बात कर सकते थे। बिल्कुल। वे अब ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं के सामने बराबरी के स्तर पर खड़े होकर तथ्यों और तर्कों के साथ दलितों का पक्ष रख सकते थे। ये उनके संघर्ष का एक नया और बहुत शक्तिशाली चरण था। जी हाँ। अब उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा के महत्व को तो वो हमेशा सबसे ऊपर मानते थे। हाँ, वो तो शुरू से ही था। इसीलिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मकसद साफ था, दलितों में शिक्षा फैलाना, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना, जैसे छात्रावास खोलना, स्कूल, लाइब्रेरी खोलना। मतलब जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। हाँ, फिर आया 1927 का महाड़ सत्याग्रह। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। हाँ, चौदार तालाब वाला। बिल्कुल। हजारों दलितों के साथ उन्होंने महाड़ के चौदार तालाब का पानी पीकर सार्वजनिक जल स्रोतों पर सबके समान अधिकार का दावा पेश किया। ये अस्पृश्यता की जो क्रूर व्यवस्था थी, उस पर एक सीधा प्रहार था। एक बड़ा कदम था ये, बहुत बड़ा। इसके बाद लंदन में जो गोल मेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 हुए थे। हाँ, उनमें उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया और यहीं पर उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पुरजोर मांग रखी। अच्छा, ये क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट्स? इसका मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जहां दलित उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट सिर्फ दलित मतदाता ही डालते। ओह। उन्हें लगा कि इसी से दलितों को सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, अपनी बात कहने का, अपने हक लेने का मौका मिलेगा। लेकिन इस पे तो काफी विवाद हुआ था शायद। हाँ, बहुत। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी से उनका तीव्र मतभेद हो गया। गांधी जी इसके खिलाफ थे? हाँ, गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। उन्होंने इस मांग के विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन? हाँ, स्थिति बहुत गंभीर हो गई।
अंत में दोनों नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट, हाँ सुना है। इस समझौते के तहत अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग वापस ले ली। अच्छा, मान गए वो? हाँ, बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, मतलब लगभग 2 गुनी। ये तो काफी बड़ा फायदा था। हाँ, और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। ठीक है। लेकिन अब इन आरक्षित सीटों पर चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यानी जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत होना था, मतलब वोट सभी मतदाता डालते, सिर्फ दलित नहीं। अच्छा, तो चुनाव का तरीका बदल गया। हाँ, और फिर भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका, वो तो खैर ऐतिहासिक है ही। मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना का नेतृत्व किया जिसमें दलितों, महिलाओं और सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई। बिल्कुल, संविधान निर्माता के रूप में तो उन्हें सब जानते हैं। ये जो पूना पैक्ट था, इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये दलित राजनीति की एक केंद्रीय दुविधा को दिखाता है। कैसे दुविधा? दुविधा ये कि क्या दलितों को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए या फिर हिंदू समाज के भीतर ही रहकर समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए? ये तो अहम सवाल है। अंबेडकर का जो पृथक निर्वाचन का तर्क था, वो दलितों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति देने पर केंद्रित था। उन्हें लगता था कि तभी उनकी आवाज सुनी जाएगी। हाँ, जबकि गांधी जी सामाजिक एकता बनाए रखने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। उन्हें बंटवारे का डर था। तो जो समझौता हुआ वही तह का बीच का रास्ता था। प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, आरक्षित सीटें बढ़ गईं, लेकिन वो एक अलग राजनीतिक पहचान वाली मांग पूरी नहीं हुई। हाँ, समझ गए। और ये बहस मतलब आज भी प्रासंगिक है कि जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए कौन सी राजनीतिक रणनीति ज्यादा कारगर है, अलग पहचान या व्यवस्था के भीतर संघर्ष? सही बात है। तो अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन को देखें तो एक असाधारण यात्रा है। बिल्कुल असाधारण। मतलब गहरे सामाजिक तिरस्कार से उठकर दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाना और फिर स्वतंत्र भारत के भाग्य का फैसला करने वाली संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक बनना। जी। और उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी जोरदार संघर्ष किया। हाँ, हिंदू कोड बिल। हाँ, हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को तलाक का अधिकार, संपत्ति में अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण हक दिलाने की कोशिश की। हालांकि उसका भारी विरोध भी हुआ उस वक्त। जब वो हिंदू धर्म के भीतर जाति व्यवस्था से पूरी तरह निराश हो गए तो उन्होंने एक ऐसे धर्म की तलाश की जो समानता और करुणा पर आधारित हो। और ये तलाश उन्हें बौद्ध धर्म तक ले गई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। एक बहुत बड़ा कदम था ये भी। हाँ, उनके जीवन का एक और क्रांतिकारी कदम जो जाति विहीन समाज बनाने की उनकी जो आजीवन प्रतिबद्धता थी उसी का प्रतीक था। उनकी विरासत वाकई में बहुआयामी है। उनका जीवन खुद मतलब शिक्षा की जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि ज्ञान किस तरह सामाजिक बंधनों को काटने का औजार बन सकता है। और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा का रास्ता कभी नहीं चुना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर कानून और तर्क का सहारा लिया, अपमान सहा, तिरस्कार झेला, पर बिना किसी कटुता या बदले की भावना के व्यवस्था को बदलने के लिए लगातार काम करते रहे। उनका पूरा जीवन एक अटूट संकल्प, असाधारण लचीलेपन और समानता व मानवीय गरिमा की अनवरत खोज की कहानी है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बिल्कुल सही सम्मान था ये जी। उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी मतलब सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। सचमुच एक ऐसा जीवन जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक पूर्वाग्रहों और अन्याय से लड़ने के लिए शिक्षा, जागरूकता और संवैधानिक तरीकों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। हाँ, ये उनके मुख्य हथियार थे। आज के दौर में जब शायद भेदभाव उतने खुले ना हो लेकिन कहीं ज्यादा सूक्ष्म मतलब सटल और इंस्टीट्यूशनल हो गए हों। हाँ, सिस्टमिक हो गए हों। हाँ, सिस्टमिक हो गए हों, तब उनके ये हथियार शिक्षा, कानून का राज और संगठित होकर आवाज उठाना ये आज कितने प्रासंगिक है। क्या आज भी व्यक्ति और समुदाय इन्हीं रास्तों पर चलकर अपने आसपास के अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं? ये
ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के संदर्भ में।